स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज शुरू करने वाले हैं हम स्तर विद्युतिकी यूनिट का जो विद्युत सत्र अपना चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैं टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूँ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ शुरू करने से पहले हल्का सा हम रिवीजन की तरफ निकलते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें लेक्चर में डिस्कस की है। सबसे पहले हमने किया था आवेश के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हमने लिया था। उसके बाद में हमने देखे आवेश के अलग अलग मात्रक। उसके बाद हमने देखी आवेशन की विधियाँ, आवेश के गुणधर्म, और अब हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। लेकिन आगे चलने से पहले मैं एक चीज़ आपको कम्प्लीटली बता दूं कि अगली कंप्लीट यूनिट होने तक हम स्थिर आवेश की बात कर रहे हैं। तो ये सब लोग ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखें कि यहाँ पर जितनी भी बातें होने वाली है वो स्थिर आवेश के बारे में होने वाली है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कूलॉम्स लॉ। क्या होता है कूलॉम्स लॉ? तो देखिएगा, आपने 11th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा जो मास को लेकर था, द्रव्यमान को लेकर था। गुरुत्वीय फोर्स उसमें आपने निकाला होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें आपने कैलकुलेट किया होगा। वहाँ पर क्या था कि दो मास M1 M2, जैसे कि मान लो मैंने दो मास ले लिए M1 और M2, दो मास ले लिए। इनके बीच का मैंने डिस्टेंस ले लिया R। ये R क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर M1 पर M2 के कारण कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, या M2 पर M1 की वजह से कोई ना कोई फोर्स लगेगा। आपको वो फोर्स कैलकुलेट करना है, वो आपको गुरुत्वीय बल आपको कैलकुलेट यहाँ पर करना होता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने उसका नियम, उसका लॉ जो था वो इस प्रकार से था कि जो गुरुत्वीय फोर्स होगा वो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। सारी चीज़ें समझाऊंगा, समानुपाती क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ बताऊंगा। द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी F जो होगा वो M1 M2 के प्रोडक्ट यानी गुणनफल के समानुपाती होने वाला है। और इनके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है R, उसके वर्ग के, इसका वर्ग करो तो यार R² के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1 ये था, और समीकरण नंबर 2 कौन सा था? ये वाला। यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 को दो की तरफ देखा जाए तो आपको थर्ड इक्वेशन ये मिल जाती है कि F समानुपाती M1 M2 डिवाइडेड बाई R²। और जब यहाँ पर समानुपाती को हटाया जाएगा तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक आ जाएगा, जिसे हम G से डिनोट करते हैं। तो F बराबर हो जाता है G M1 M2 डिवाइडेड बाई R²। यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था द्रव्यमान के लिए फोर्स। अब आज हम पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युतिकी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्थिर विद्युतिकी, और उसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ। तो यहाँ पर हम जो चीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं वो कैलकुलेट करने वाले हैं दो बिंदु आवेशों के बीच में हम फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यानी कि दो बिंदु आवेश है, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। हमें पता है फोर्स लगता है, चलिए मैं बता देता हूँ कैसे लगता है। वो भी मैंने पीछे वाली क्लासों में बताया, लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। देखिएगा, मान लो दो इलेक्ट्रॉन है जी, ये दो इलेक्ट्रॉन है जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बताइए आप? क्या होगा? रिपल होगा। क्या होगा? रिपल होगा। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। अब जैसे मान लो मैंने दो प्रोटॉन ले लिए, ये एक प्रोटॉन ले लिया और दूसरा भी क्या ले लिया? मैंने प्रोटॉन ले लिया। इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक प्रोटॉन ले लेता हूँ और एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। इस कंडीशन में क्या होगा इन दोनों के बीच में? तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये चीज़ मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बताने का कारण क्या है? कारण ये है कि आप यहाँ पर इस फोर्स को कैलकुलेट करने वाले हो कि यदि प्रतिकर्षण बल लगेगा तो कितना लगेगा, और वो बल किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, किन किन राशियों पर डिपेंड करने वाला है। यदि फोर्स बढ़ा तो क्यों बढ़ा, घटा तो क्यों घटा। वो सारी चीज़ें आज हम
कूलॉम्स लॉ के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो कूलॉम्स लॉ होता है वो बिंदु आवेश के मध्य लगता है। बिंदु आवेश का मतलब क्या है? पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश। तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि चार्ज जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होना जरूरी है, ऐसा ही कुछ माइंड में आ रहा होगा कि बिंदु आवेश बोला सर आपने, तो बिंदु यानी डॉट बिंदु होना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि बिंदु आवेश का मतलब है कि आप उसको किसके सापेक्ष देख रहे हैं, किसकी रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे मान लो पूरे ब्रह्मांड की रेस्पेक्ट में यदि मैं एक फुटबॉल जितना बड़ा भी, एक वॉलीबॉल या फुटबॉल जितना बड़ा भी चार्ज ले लूं, यदि स्पेस के संदर्भ में देखूं तो क्या है ये? सोचो क्या है? एक छोटा सा बिंदु ही तो है, एक छोटा सा चार्ज ही तो है ब्रह्मांड के सापेक्ष, उसकी रेस्पेक्ट में। समझ रहे हो बात को? तो आराम से हम यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, आपको थोड़ी सी वॉइस साइड से आ रही होगी, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने ये आपके दो बिंदु आवेश ले लिए, ठीक है जी। ये मैंने दो बिंदु चार्जेस लिए, जिसको मैंने एक को लिया Q1 एंड सेकंड ले लिया मैंने Q2। दो चार्जेस लिए मैंने Q1 एंड Q2। और अब मैं दोनों ही मैंने पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं, दोनों ही पॉजिटिव, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने ले लिया R डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस लिया मैंने? R। ध्यान से देखते रहिएगा, Q1 Q2 एंड डिस्टेंस हो गया R। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है कि सर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यानी इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है? प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण लगेगा मतलब कि Q2 Q1 पर लगाएगा फोर्स, तो इस तरफ एक फोर्स लगेगा, और Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो इस तरफ क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। दोनों तरफ एक फोर्स लगेगा, F1 F2 या F1 ही कर देते हैं, या फोर्स लगेगा, दोनों तरफ फोर्स लगेगा। तो ये दोनों की तरफ मैंने डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, ठीक है जी। R डिस्टेंस है, Q1 Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमें पता है प्रतिकर्षण बल लगने वाला है। अब कूलॉम ने क्या कहा, फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या बताया? देखिएगा, सबसे पहली चीज आप बोलेंगे कि फोर्स ऐसे ही क्यों लगा, फोर्स ऐसे भी तो लग सकता था। ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। आप बोलेंगे फोर्स ऐसे भी तो लग सकता था, या फोर्स ऐसे भी तो लग सकता था। हाँ, तो आपने फोर्स को ऐसे एकदम सीधा ही क्यों लगाया? देखिएगा, फोर्स हमेशा उस अक्ष पर लगेगा। जैसे यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है, तो फोर्स कहाँ पे लगेगा? इस अक्ष पर लगेगा। कभी भी फोर्स ऐसे 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 या ऐसे नहीं लगने वाला है, यानी बिल्कुल दोनों के सेंटर पर जो रेखा बन रही है वहाँ पर फोर्स लगेगा। क्लियर है? चीज़ एकदम सिंपल है और क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कूलॉम ने बोला कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, बल क्या होता है? फोर्स, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। गुणनफल के समानुपाती मतलब क्या हो गया? F समानुपाती Q1 Q2 हो गया। पहली बात, फर्स्ट स्टेटमेंट कूलॉम्स का हमारे सामने आ गया कि F समानुपाती क्या होगा? Q1 Q2। फिर क्या बोला कूलॉम ने? फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है जी, गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी इन दोनों चार्ज को आप मल्टीप्लाई कर दो, उसके समानुपाती होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट था कूलॉम का। सेकंड स्टेटमेंट था कि उसकी दूरी कितनी है दोनों के बीच की? R। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, में वो चीज़ आएगी, तो 1/, में क्या आएगा? दूरी कितनी है यहाँ पर? R। और उसके वर्ग मतलब स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो सेकंड स्टेटमेंट आ गया हमारे पास, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दो स्टेटमेंट हमने निकाल लिए, दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। चलिए, बिल्कुल सिंपल हो रहा है। अब हम समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। 1 व 2 से देखते हैं क्या होगा जी। समीकरण 1 व 2 क्या बता रहा है? इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये चीज़ यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करना है आपको?
इस समानुपाती को हटाना है, समानुपाती को हटाना है। तो समानुपाती हटता है तो किसका चिन्ह लगता है? बराबर का। और समानुपाती जब हटेगा तो यहाँ पर एक स्थिरांक आएगा, एक नियतांक आएगा जिसे हम बोलेंगे k, और ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें हमें समझ में आई, यहाँ से ये फॉर्मेट मिल गया हमें। यानी कि यदि मैं बोलूँ एक प्रकार से ये एक स्टेटमेंट हमारे पास आ गया कि यदि आपको दो बिंदु आवेशों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसे मैं समीकरण नंबर 3 दे सकता हूँ, F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर K एक नई चीज़ आई है, K के बारे में थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए। K क्या है देखिएगा, K है क्या, पहला तो ये बताता हूँ। K यहाँ पर है मीडियम, मीडियम का मतलब होता है मध्यम, मध्यम को प्रदर्शित करेगा। K किस पर डिपेंडेंट होगा? मध्यम पर होगा। मध्यम का मतलब क्या है? इन दो आवेशों के बीच में कौन सा मध्यम रखा हुआ है। जैसे पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, हवा हो सकती है, समझ रहे हो? तो कौन सा माध्यम है उस चीज़ पर डिपेंड करता है। कौन? K। और K का जो सिंपली फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एक्सपाइलन नॉट। ये होता है K के फॉर्मूला। K का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एक्सपाइलन नॉट। इसका मतलब यहाँ से उठाकर हम K की वैल्यू रख सकते हैं 1/4 पाई एक्सपाइलन नॉट। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, हमें बिल्कुल, चलिए सिंपल है चीज़ें, ये वैल्यू हम उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि 4 पाई एक्सपाइलन नॉट यानी इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होगी? 1/4 पाई एक्सपाइलन नॉट को आप इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आप बोलेंगे जी ये वैल्यू कैसे निकाली? तो मैं बता दूं आपको, जो एक्सपाइलन नॉट है उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है एक्सपाइलन नॉट की। चलिए अब हम इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सबकी। धीरे धीरे एक एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले आपके सामने प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी कि जी ये वैल्यू कहाँ से आई 9 इंटू 10 की पावर 9। बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है आपको? एक्सपाइलन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 को यहाँ पर पुट करना है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 रख दीजिए, और इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनली रिजल्ट आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। लेकिन आप फिर भी बोलेंगे चलिए ये भी कर लिया तो ये कहाँ से आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये निकालना सिखाइए। चलो तो कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, इसको कर रहा हूँ रफ। नोट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले बता चुका हूँ। नोट्स आपको PDF बनाकर मैं आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दूंगा। यदि कोई न्यू स्टूडेंट है तो ये रहे मेरे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे ज़रूर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। आपको कंप्लीट नोट्स जैसे जैसे सिलेबस चलने वाला है मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए तो कहाँ पे हूँ मैं? आपको कैलकुलेट करना है जी ये मात्रक कैसे आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर भी बताऊंगा, और कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे आया ये बताते हैं। दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं एक बार यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये कैसे आया इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आपको मात्रक निकालना है K का। किसका निकालना है? इस K का। K का मात्रक निकालने के लिए मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को एक बार लिख देता हूँ। F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहाँ से जिसका मात्रक निकालना है उसको हमेशा अकेला रखा जाता है। मैंने हमेशा बोला है आपको सेपरेट कर दो, उसको अकेला कर दो। तो K को मैंने अकेला कर दिया, F की जगह F R स्क्वायर डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा? गुणा में जाएगा, यानी मल्टीपल में जाएगा। ये देखिएगा, और ये Q1 Q2 आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है जी। किसी का मात्रक निकालने के लिए आपको उसके फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। आपके पास K का फॉर्मूला आ गया, अब आप आराम से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, F का होता है हमें पता है न्यूटन, सबको पता है। R क्या है? यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। लेकिन यहाँ पर R क्या है? स्क्वायर, तो मीटर इंटू मीटर, यानी क्या हो गया?
मीटर स्क्वायर हो गया बच्चों। तो अब देखो Q1 एंड Q2, Q1 को किससे Q1 यानी आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलॉम, और यहाँ पर Q2 भी क्या है आवेश यानी कूलॉम, कूलॉम इंटू कूलॉम क्या हो गया कूलॉम स्क्वायर। तो K का मात्रक हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलॉम स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आई पूरी कंप्लीटली। अब मैं मात्रक बताने जा रहा हूँ कि जो हमने एक्सपाइलन नॉट का मात्रक लिखा वो किस आधार पर लिखा, ये चीज़ पूरी समझ में आई। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। एक्सपाइलन नॉट का मात्रक किस आधार पर लिखा, देखिएगा बच्चों, F बराबर K का मतलब मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एक्सपाइलन नॉट, और फिर लिख सकता हूँ मैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मुझे मात्रक किसका चाहिए, एक्सपाइलन नॉट का मात्रक चाहिए। जिसका मात्रक चाहिए उसको हमेशा अकेला रखिएगा। अकेला रखने का मतलब एक्सपाइलन नॉट यहाँ पे किस में डिवाइड में, ये उधर जाएगा, आ गया। F यहाँ पर किस में है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा आपके डिवाइड में। तो 1/4 पाई ये तो अपने आप में एक नंबर है, ठीक है, और Q1 Q2 और F R स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का Q1 Q2 का मात्रक बताइए क्या होगा, कूलॉम स्क्वायर होगा सर, बल का न्यूटन होगा, R स्क्वायर का मीटर स्क्वायर होगा, तो एक्सपाइलन नॉट का क्या हो गया कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप आराम से यूनिट दोनों की निकाल सकते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो मैं बता चुका हूँ 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होती गई। अब आगे बढ़ रहा हूँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी, ध्यान से देखिएगा, रब कर रहा हूँ इसको, आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, यह है कूलॉम्स लॉ, जहाँ पर आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं दो स्तर आवेशों के बीच में, और ये था आपका गुरुत्वीय बल, यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया है दो द्रव्यमान के बीच के अंदर। अब इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है ध्यान से देखिएगा। आवेशों के बीच में आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है, लेकिन द्रव्यमान के बीच में क्या होगा, दो द्रव्यमान के बीच में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होगा। तो पहला डिफरेंस हमें पता लग गया कि दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा और कोई भी फोर्स नहीं, सॉरी इसमें अट्रैक्टिव होगा जबकि इसमें अट्रैक्टिव और रिपल दोनों होगा। चलिए पहला डिफरेंस पता लग गया। सेकंड मोटा मोटा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर के जो है, के जो यानी नियतांक वैल्यू जो है आपकी, वो किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है, यानी माध्यम पर डिपेंड करती है, जबकि जी जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर दो डिफरेंस आपको, मेजर डिफरेंस आपको पता लग गए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ ही हम चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। एक चीज़ अब मैं मोटी मोटी चीज़ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, कि ये जो समानुपाती आपने लगाया, आपने बोला कि सर दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा यदि आपको एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रहा है तो, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आपको बता ही देता हूँ, मैं एक्चुअली जो वीडियोस लेट आ रहे हैं उसका रीज़न भी क्या है, मैं एक्चुअली टेरिस के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये जो बोर्ड है, जो सफिशेंट जगह यहीं पर मुझे मिली यहाँ पर लगाने के लिए, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नॉइज़ आता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आई एम सॉरी बच्चों। लेकिन कुछ समय बाद मैं जल्दी ही इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा, जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्ड आएगा। कल राजश्री का रिस्पॉन्ड आया था, एक न्यूमेरिकल दिया था, उसने सही जवाब दिया था। मैं बाकी लोगों से भी उम्मीद करूँगा कि वो बहुत जल्द अपने होमवर्क को कंप्लीट करेंगे और मुझे भेजेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ पबजी छोड़ो अब, यार बहुत हो गया पबजी, अब साथ में थोड़ा स्टडी भी करो। पबजी खेलो, एक टाइमिंग होता है हर चीज़ का, ठीक है, प्रॉपर टाइम बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, उसमें आपका पबजी भी होना चाहिए, पबजी होना चाहिए तो फिर आपका स्टडी भी होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि यहीं से पढ़े आपको जहाँ अच्छा लगे पढ़े, लेकिन स्टडी शुरू करें, क्योंकि जो लोग शुरू नहीं कर रहे, मैं ये बात उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस समानुपाती और इस व्युत्क्रमानुपाती और इन चीज़ों का मीनिंग क्या है, मीनिंग समझिएगा ध्यान से। आपने लिखा जी
फोर्स जो है वो Q1 और Q2 के समानुपाती है। इसका मतलब है जब आवेश का मान आप बढ़ाएंगे तो आपका फोर्स भी बढ़ेगा। क्या ये सही है? सही है या नहीं है देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 कूलम चार्ज रखा और यहाँ पर भी मैंने 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण होगा, 2 कूलम के बीच में जो प्रतिकर्षण होगा वो कंपैरेटिवली 3 कूलम और 3 कूलम से क्या होगा? कम होगा। जब 3 कूलम, यहाँ पर 3 कूलम चार्ज है, यहाँ पर 3 कूलम चार्ज है, तो वो एक दूसरे को आपस में धकेलेंगे और ज़्यादा तेज़ी से धकेलेंगे कंपैरेटिवली 2 कूलम और 2 कूलम चार्ज के। समझ रहे बात को? इस समानुपाती का मतलब क्या हो गया कि जब आप चार्ज को बढ़ाएंगे, यानी जैसे मान लो यहाँ मैंने लिखा Q1 2 कूलम था, तो 2 × 2 हुआ, तो F समानुपाती किसके बराबर हुआ? 4 हुआ। एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। और F समानुपाती यदि सेकंड कंडीशन में मैं 3 × 3 कर दूँ तो F समानुपाती कितना हुआ? 9 हुआ। तो यहाँ पर फोर्स 4 और यहाँ पर फोर्स 9 कूलम, सॉरी न्यूटन, तो फोर्स है वो बढ़ेगा। जब आप आवेश का मान बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। ये एक चीज़ समझ में आ गई। ये होता है समानुपाती वाला मैटर। अब सेकंड स्टेटमेंट का मीनिंग समझा रहा हूँ। जब डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। समझिएगा, जैसे मान लो मैंने 2 आवेश को यहाँ पर रख रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो क्या होगा इनके बीच में? प्रतिकर्षण हो या आकर्षण, जो भी होगा इनके बीच में होगा। एक तो 2 मीटर और एक मैंने डबल कर दिया, मान लो कि 4 मीटर पर है, तो बताओ इन दोनों के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण आसानी से होगा या इन दोनों के बीच में? भाई जैसे जैसे आप फोर्स को दूर लेके जाएंगे क्या होगा? क्या होने वाला वहाँ पे? आपका जो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो होगा वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि दूरियां क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब बच्चों दूरियां बढ़ेगी तो फोर्स भी क्या होगा? कम होगा। तो अब देखिएगा, प्रैक्टिकली देखते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं। मान लो इन दोनों के बीच में 2 मीटर की दूरी है और इन दोनों के बीच में मैंने कर दी 4 मीटर की दूरी कर दी, 4 मीटर, और यहाँ 2 मीटर रखी। तो जब 2 मीटर रखी तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, यानी F समानुपाती 1/4। और इस कंडीशन में F समानुपाती 1/r², F समानुपाती 4 मीटर, यानी कितना हो गया? 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया बच्चों? 4 चौक 16। तो 1/16 यानी 1 का 16वां हिस्सा फोर्स और 1 का 4था हिस्सा। तो ज़्यादा कौन सा है? जब दूरी कम है तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है, जब दूरी ज़्यादा है तो फोर्स कम लग रहा है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए कूलॉम्स लॉ के। तो कूलॉम्स लॉ के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किया, तो क्यों ना एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल को मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। चलिए ओके जी, चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यदि किन्हीं 2 बिंदु आवेश के परिमाण, यदि किन्हीं 2 बिंदु आवेश के परिमाण दोगुने, ध्यान से समझना है। देखो न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले चीज़ों को यहाँ लिखना सीखो। समझ रहे हो बात को? थ्योरी यदि आपको प्रॉपरली समझ में आ गई, डेरिवेशन प्रॉपर समझ में आ गया, तो न्यूमेरिकल आप आराम से कर सकते हैं। और बाकी न्यूमेरिकल्स भी मैं करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सवाल ये है कि यदि किन्हीं 2 बिंदु आवेश के परिमाण, 2 बिंदु आवेश, पहले तो मैंने 2 बिंदु आवेश ले लिए जी, और Q1 और Q2, मैंने 2 बिंदु आवेश ले लिए Q1 और Q2, उनका परिमाण को दोगुना, परिमाण दोगुना, यानी परिमाण दोगुने का मीनिंग क्या हुआ? सबसे पहला तो ये देखिएगा, हमारा स्टेटमेंट है F समानुपाती Q1 Q2, कॉलम ने ये कहा। अब बोला जा रहा है कि परिमाण को दोगुना कर दो। परिमाण को दोगुना करने का मतलब क्या हुआ? इन दोनों का परिमाण दोगुना कर दिया जाए। दोगुना कर दिया जाए मतलब 2Q1 एंड 2Q2, डबल कर दिया हमने। जब डबल कर देंगे और इसका जब मल्टीप्लाई यहाँ पर 2Q1 2Q2, समीकरण ये बन जाएगा। चेंजेस आया? अब देखिएगा, तथा उनके मध्य की दूरी को आधी कर दी जाए। दूरी आधी करने का मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या कर देंगे? हम आधा कर देंगे। तो अभी पहले कितना था? r था, अब कितना हो गया? r/2 हो गया। दूरी आधी कर दी। जब दूरी आधी करेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा पहले क्या था? 1/r² था। जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपकी दूरी क्या हो रही है? आधी।
आधी होने का मतलब क्या हुआ भाई, 1/r की जगह करूँगा r/2 का स्क्वायर। जब r/2 का स्क्वायर करूँगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ r²/4, और इसको आप ऐसे भी लिख सकता है, अब समानुपाती ये हो जाएगा 4/r², क्योंकि नीचे से उल्टा हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट, यानी पहले आपके स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार के थे, किस प्रकार के, f समानुपाती q1 q2, f समानुपाती 1/r², लेकिन स्टेटमेंट चेंज हो चुके हैं और दो स्टेटमेंट निकल कर आए, f समानुपाती 2q1 2q2 एंड f समानुपाती 4/r²। तो ये तो बच्चों नॉर्मल सी चीज़ हो गई। अब हम क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो बोल रहा है कि कूलॉम बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए पहले कूलॉम बल क्या होता है, पहले क्या होता है, जब चेंजेस नहीं हुए तब होता है kq1 q2/r²। अब चेंजेस हुआ तो क्या हुआ, देखिएगा चेंजेस हुआ तो हो गया जी, k की जगह पर तो k ही है, लेकिन q1 q2 की जगह पर क्या हो गया, 2q1 2q2 हो गया, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 4q1 q2 हो गया। और r² दूरी पर क्या इफेक्ट पड़ा, दूरी पर इफेक्ट पड़ा 4/r²। यहाँ पर 4/r² लिखने का मतलब क्या हो गया, 4/r² लिखने का मतलब क्या हो जाएगा आपके, यहाँ पर जो दूरी है वो इस प्रकार से हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4/r², ये आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है जी। तो अब इसमें ध्यान से देखिएगा एक चीज़ को, ये समीकरण नंबर 1 है, ये नया समीकरण नंबर 2 है। ये समीकरण नंबर 2 क्यों बना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना है। ठीक है, अब इसमें देखो चेंजेस के अलावा चीज़ को देखना, k यहाँ पे है q1 q2r², क्या मैं इसको f लिख सकता हूँ, मैं इसको f डैश बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं f लिख सकता हूँ ना। देखो बच्चों ध्यान से देखो, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r², इसको मैं लिख रहा हूँ f, किसके अकॉर्डिंग, समीकरण नंबर 1 के अकॉर्डिंग, तो उसको मैंने लिख दिया f। चलो, और 4 चौक कितना हो गया 16, यानी 16f मुझे यहाँ पर मिल रहा है, f डैश कितना मिल रहा है मुझे, 16f। बात को ध्यान से समझना, चीज़ बिल्कुल सिंपल है, मैंने इसको थोड़ा मोटा करके दिखाया है, लेकिन चीज़ बिल्कुल क्या थी, सिंपल थी। यानी आपका जो फोर्स है वो अब कितने गुना हो गया, 16 गुना हो गया। नॉर्मल कूलॉम चार्ज कितना होता है, k q1 q2/r²। जब आपने दो आवेशों के परिमाण को दुगुना कर दिया और दूरी को आधा कर दिया, तो आपके टोटल फोर्स पर कितना फर्क पड़ेगा, टोटल फोर्स 16 गुना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप घर पर भी कीजिएगा। तो बच्चों कल मिलते हैं फिर से अगले पार्ट की तरफ, और अगला पार्ट जो होगा उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे और कुछ थ्योरी भी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है पार्ट 4 में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।